भाई डांड रठा बात उनका तारा पिकरे उमर साहब को स्टेट नहीं चाहिए, उसको पुलिस चाहिए। जब मीटर नहीं तो ये 200 यूनिट कैसे देंगे? तो क्या ये मीटर लगाएंगे? तो फाइनली ये मीटर लगाने आए। मैं जाऊंगा तो विक्टिम जाता है, वो जाते हैं तो कातिल जाता है। हाथ जोड़ कर मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि मुझे लड़ने दें, मैं खुद विक्टिम रह चुका हूं। हमने PIL जो है दायर की है हाई कोर्ट में। ये जो पुलिस वेरिफिकेशन सिस्टम है, जिसको हम मानते हैं कि जो बेसिक ह्यूमन राइट्स है एक इंसान का, उसके खिलाफ है। हम उसके खिलाफ जो कोर्ट में गए हैं। अब PILs का एक बहुत बड़ा एक जो है एक प्रोसीजर होता है। पहले हमने जो है एक रिप्रेजेंटेशन भेजी DG पुलिस साहब को कि साहब ये जो पुलिस वेरिफिकेशन सिस्टम है इसको रद्द किया जाए, और एक इंडिविजुअल का पुलिस रिपोर्ट जो है वो कलेक्ट किया रादर देन पूरी क्लैन का। तो वहाँ से हमें कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद जो है हम हाई कोर्ट में हमने हफ्ता पहले दिया। अभी ये वो रजिस्ट्री में गई और रजिस्ट्री से अब चीफ जस्टिस साहब के पास गई। PILs का आजकल एक नया सिस्टम है कि फिर ये चीफ जस्टिस डिसाइड करते हैं कि इसका आगे क्या करेंगे। तो हम मानते हैं कि ये कलेक्टिव पनिशमेंट है। ये दुनिया में और किसी भी जगह किसी भी मुल्क में ये प्रैक्टिस नहीं है कि जहां एक कम्युनिटी पनिशमेंट हो कि अगर पूरे खानदान में से किसी एक इंसान ने गलती की हो, सारे खानदान को भुगतना पड़े। इसके खिलाफ हमने आज PIL दायर की है, और अल्लाह ने चाहा तो इससे जो है अगर हमें कामयाबी मिलती है तो लाखों लोगों को जम्मू कश्मीर में इससे फायदा मिले। हमने रिसर्च किया इसमें, तो उसमें यह मालूम पड़ा कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट थी तो वो मिलिटेंट के बेटे को मिलिटेंट मानती थी। They have practiced the same law during their time. जितनी भी इलेक्टेड हुकूमतें आई हैं, एक में मैं भी था, एक मिनिस्टर, सब ने ये लॉ फॉलो किया है। 1996 से हर सरकार ने ये लॉ फॉलो किया है, मगर फर्क इतना था कि तब ये पासपोर्ट में जो है नहीं देते थे। यही कम्युनिटी पनिशमेंट थी। अब ये पिछले 5 साल में BJP ने जो है इसको लाइफ के हर पहलू में जो है स्प्रेड किया हुआ है। सो चीफ मिनिस्टर साहब का ये बोलना कुछ अजीब सा लगता है, और हाथ जोड़कर मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि मुझे लड़ने दें। मैं खुद विक्टिम रह चुका हूं। मैं जाऊंगा तो विक्टिम जाता है, वो जाते हैं तो कातिल जाता है। कातिल और विक्टिम के जाने में आसमान जमीन का फर्क है। इसमें पॉलिटिक्स ना करें, बिकॉज आपने खुद ये किया हुआ है। Once you educate this cause, इसकी जो सैंक्टिटी है वो कम हो जाती है। ये एक फिर पॉलिटिकल इशू बनता है, ये ह्यूमन राइट्स का इशू नहीं बनता है। मैं इसलिए बोलता हूं कि मेरा खुद पासपोर्ट 5 साल बंद था। सो आई हैव बीन थ्रू दिस, आई एम अ विक्टिम एंड अ विक्टिम इज गोइंग देयर। और इसमें हमने बहुत सारे विक्टिम्स के केसेस दिए कि कैसे कैसे किस किस को डिनाई किया गया। तो ये जब पुरानी हुकूमतें थी उसमें बाज़ाब्ता द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी पनिशमेंट था। नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत में सबसे ज्यादा जो है ये इंप्लीमेंट किया गया। बिकॉज ये किसी जगह भी ये जो कानून है कहीं भी नहीं है कलेक्टिव पनिशमेंट का कानून। हमने जो सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट आया है बुलडोजर जस्टिस पर, उसका भी हवाला दिया है कि उसमें और इसमें क्या फर्क है कि आप जो है। एंड वी हैव आल्सो सेड दैट दिस लॉ और दिस प्रैक्टिस इज नॉट prevalent in any part of the world। दुनिया में इतनी रिप्रेसिव रिजीम्स हैं, वो अंडर द टेबल क्या करें वो अलग बात है, लेकिन ऐसा डॉक्यूमेंटेड फॉर्म ऑफ कलेक्टिव पनिशमेंट, कम्युनिटी पनिशमेंट इज नोवेयर। ये अंग्रेज लोग करते थे 1860 या 65, मुझे याद नहीं है, या 20। तब कुछ कम्युनिटीज होती थी। अगर वो उस कम्युनिटी के लोग चोरी ज्यादा करते थे, कत्ल ज्यादा करते थे, तो अंग्रेज हुक्मरान जो है उन कम्युनिटीज को ब्लैकलिस्ट करती थी। तो मुझे लगता है ये लॉ जो है ना उसी से कहीं ना कहीं इंस्पायर हुआ। अगर आपको याद होगा पार्लियामेंट इलेक्शन में जब हमने ये उठाया, हम तो रोज बोलते थे, और हम इसमें बिकॉज आई नो दिस इज, आपको नहीं पता है, ये एक सोसाइटल जो है एक डेविस्टेशन, दे आर सोइंग द सीड्स ऑफ सोसाइटल डेविटेशन। जो आज के ये हुक्मरान हैं ये नहीं रहेंगे, उठ के चले जाएंगे। पीछे रहेगी एक सोसाइटी जिसमें लगभग 40 to 50% वो सोसाइटी होगी, भाई आपको पासपोर्ट नहीं मिलेगा, आपको नौकरी नहीं करने देंगे, आपको बिजनेस नहीं करने देंगे, तो फिर वो क्या करेगा? व्हाट विल दे डू?
So they should have thought about it, that you can't punish 50% of the population because 1% has committed a crime. कोई नई बात बोली उन्होंने? You see, जब कहने के लिए कुछ नहीं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की? आप बताओ, दिल पर हाथ रखकर, क्या कोई नई बात कही? क्या कोई नया सोल्यूशन है? बिजली के मीटर, अगर आपको याद होगा, जीतने के 4 दिन बाद मैंने बोला था कि ये पहले ये तय करें, जब मीटर नहीं तो ये 200 यूनिट कैसे देंगे? तो क्या ये मीटर लगाएंगे? तो फाइनली ये मीटर लगाने आए। तब ये बोलते थे अगर कोई मीटर लगाएगा तो उसको हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। प्रॉब्लम ये है कि उमर साहब ने बहुत झूठ बोला हुआ है उनकी पार्टी ने जूनियर इलेक्शंस, तो अब उनको वो जो है भुगतने पड़ रहे हैं। देखिए, जो स्टेटहुड के बारे में सीरियस हो वो कैबिनेट में रेजोल्यूशन पास करने के बजाय या तो असेंबली में रेजोल्यूशन लाता। मुझे ये बताइए, अगर उन्होंने एक सो कॉल्ड रेजोल्यूशन, जिसको मैं रेजोल्यूशन नहीं मानता हूं, जिस पर मैंने भी वोट दिया, असेंबली में लाया, इंटरनल ऑटोनॉमी का उन्होंने असेंबली में लाया, तो स्टेटहुड का क्यों उन्होंने सिर्फ कैबिनेट में लाया? क्या उनको दिल्ली में किसी अंकल ने बोला था कि हम दे रहे हैं, तो उन्होंने बोला कोई और जो है इसका क्रेडिट ना ले? बेस्ट होता असेंबली में लाते, हमें मालूम पड़ता कि क्या बीजेपी वाले वहां स्टेटहुड के हक में वोट देंगे या स्टेटहुड के खिलाफ वोट देंगे। इस वक्त भी देरी नहीं हुई है। यू शुड टेक अ फोन रादर देन गो थ्रू प्रेस, कॉल एवरीबडी, बीजेपी, कांग्रेस, हम हैं, पीडीपी वाले हैं, आजाद उम्मीदवार हैं, सबको फोन करके बोलो कि यार ये हमारे मुल्क का, हमारे स्टेटहुड का मामला है, हमारी एग्जिस्टेंस एट स्टेक है, चलो इकट्ठे जाते हैं दिल्ली, वहां स्टेट की बात करते हैं। उसके बर्क से क्या कर रहे हैं इनके मंत्री? कहीं जाते हैं, दे अंडरमाइन द वोट ऑफ द एमएलए, उसको बुलाते ही नहीं। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा इनके मंत्रियों के पास, लेकिन बाकी एमएलए जाना चाहते होंगे। Once you undermine your own assembly vote, why do you expect that Delhi will not undermine your vote? If you want Delhi to respect the assembly vote, first start respecting your own MLAs. Stop treating them like dirt. हम सब जब इकट्ठे होंगे, आप मेरी बात सुनिए, there is a concept called shared solutions. Statehood demands a shared solution. We all come collectively together, even if we have to go down our knees, किसी तरीके से statehood वापस लाएं। हालांकि एक ये मैं मजाया कम सीरियसली बोल रहा हूं, एक परसेप्शन है कि उमर साहब को स्टेट नहीं चाहिए, उसको पुलिस चाहिए। सो भाई डंड रठा बात तारा बट इन एनी केस अब वो डंडे लेंगे, लेकिन स्टेटहुड हमें चाहिए किसी भी हालत में, और हम किसी भी जगह जाने के लिए तैयार। वो जहां बोले, वो चीफ मिनिस्टर हैं, हम उस इंस्टीट्यूशन की रेस्पेक्ट करते हैं। वो बोले भूख हड़ताल, हम भूख हड़ताल भी करेंगे, हम साथ जाएंगे उनके, मगर वो सबको चलाएं वहां, और ऑनरेबल एमएलएस को डिसरेस्पेक्ट करना छोड़ दें, अपने मंत्रियों को बोले फोन करना छोड़ दें। क्लास 4 अभी आया है उनके, उस क्लास 4 को उधर भेज दो, उसको इधर छोड़ दो, वो छोड़ दे। वो लक्ष्य अभी नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है। ये पुराना J&K नहीं है, ये यूटी है। ये जो आपको सेटल करने हैं स्कोर्स कि उसने मुझे वोट नहीं डाला इसलिए उसको मुझे अब पनिश करना, ये बाद में करो। अभी जो आपका ये है उसको रेस्पेक्ट करो। बाकी जो प्रेजेंट अभी जो है, क्या फायदा था प्रेस कॉन्फ्रेंस? ही इज नथिंग टू ऑफर। सवाल उमर साहब से सिर्फ एक है, ये वाला कश्मीर का डिसीजन क्या फुल एंड फाइनल है? इज देयर नो प्रॉब्लम हियर? इफ सो, इलेक्शन से पहले तो फारूक साहब बोलते थे कुछ चाइना के साथ जाएंगे, पाकिस्तान से बात करो, और वो ये नहीं बोलते थे कि पाकिस्तान से बात करो वो कश्मीर देने की, उन्होंने कभी बात नहीं की है। इट्स अ शेम। The same person who was accusing everybody of being an agent, he is actually stating what he has always stated as the foreign minister in NDA, कि ये वाला मसला हल है, आप उस कश्मीर की बात करो। ये तो बीजेपी की पॉलिसी है, आरएसएस की पॉलिसी है। This is the ideology of BJP and RSS, that this thing is finalized, that thing is not finalized. सो वही तो हम इलेक्शन से पहले बोल रहे थे, मगर लोगों को समझ नहीं आ रही थी। अगर उनको समझ आ रही थी तो आपको समझ नहीं आ रही थी। ये डायलॉग करना है, ये तो यही बोलते थे जो ही ये पावर में आए। हम तब भी बोलते थे पावर में इनकी बोली अलग होगी। सो कश्मीर इशू इज देयर इज नो डाउट अबाउट इट, देयर इज अ कश्मीर इशू, बट यू विल हैव टू आस्क हिम that is this part finalized?
Is it the only other part? Because at least people deserve to know that what his utterances are post-election.